Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning. Today I am going to teach you the chapter class 10 chapter sectors of Indian economy. It is a economics chapter. So let's start. Sectors of economic activities. Sector defines a large segment of the economy in which businesses share the same or a related product or service. सेक्टर एक ऐसा लार्ज सेगमेंट है इकोनॉमी का जिसमें बिजनेस बिजनेस वाले लोग शेयर करते हैं सेम चीज़ या फिर उससे ही कोई रिलेटेड प्रोडक्ट या कोई उससे रिलेटेड सर्विस. When we produce a good by extraction and collection of natural resources, it is known as the primary sector. जब हम लोग कोई जब हम लोग एक प्रोडक्ट व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, जब हम लोग जैसे कोई गुड या सर्विस को एक्सट्रैक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं. जैसे कि फार्मिंग हो गई, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग या फिर माइनिंग, ये होती हैं प्राइमरी सेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि स्पिनिंग यार्न या फिर वीविंग क्लोथ्स. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो कवर करता है एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनको बदल के कुछ नई चीज़ उसी से मैन्युफैक्चर की जाती है. इन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, ये नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी के बाद. भाई पहले प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में प्रोडक्शन होता है, फॉरेस्ट्री होती है, फार्मिंग होती है, हंटिंग होती है. जब ये हो जाती है इसका सेकेंडरी सेक्टर में इन्हीं से स्पिनिंग यार्न होती है या फिर क्लोथ्स वीव किए जाते हैं. सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड हेयर. यहाँ पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर होते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है. और जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहलाता है. ये एज ए MCQ पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर का सेकेंड नेम क्या है, क्या या फिर ऑल्सो नोन एज क्या है. तो आप लिख सकते हो प्राइमरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. और सेकेंडरी सेक्टर भी पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हो कि सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट. कॉटन फाइबर को यूज़ करो जैसे किसी कपड़े बनाने को या फिर किसी डेकोरेशन मटेरियल्स के लिए या फिर मेडिसिनल में यूज़ हो जाता है कॉटन. वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ. हम लोग स्पिनिंग करते हैं यार्न की या वीविंग ऑफ क्लोथ होती है. यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़. हम लोग शुगर केन को यूज़ करके एज अ रॉ मटेरियल उससे हम लोग चीनी बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं या फिर गुड़. टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर होता है जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, ये सब होते हैं. ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं. टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. टर्शरी सेक्टर एक ऐसी एक्टिविटी है जो मदद करती है जो डेवलपमेंट में मदद करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. ये खुद से नहीं प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ये एक एड होता है या फिर सपोर्ट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. ये सर्विस सेक्टर भी कहलाया जाता है. एग्जाम्पल, टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एट्सेट्रा. ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. ये सर्विस सेक्टर भी कहलाया जाता है. तीनों के सेकेंड नेम भी हैं, आप उनको याद कर लो. फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स. हम उनको कंपेयर करेंगे. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वो प्रोड्यूस होती है हर सेक्टर में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, provides the total production of the sector for that year. The sum of production in the three sectors gives gross
डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो वैल्यू होती है फाइनल गुड की, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो कि उसकी एक्चुअल में प्राइस उसका 100 रुपये था, उसको सेकंड पर्सन को दिया गया तो उसने उसको 200 में बेचा, तो उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर लास्ट में फाइनली उसको 500 रुपये का बेचा गया, तो उस पूरे ईयर में उसको फाइनल रेट में 500 रुपये में बेचा गया। तो जीडीपी यही डिस्क्राइब करता है जो उसका फाइनल गुड और सर्विस होता है, produced in each sector in a particular year. It is known as the gross domestic product. आप इसका ये एज डेफिनेशन भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी जो मैंने आपको बताया वो भी आप लिख सकते हो। जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये आप डेफिनेशन एज लिख सकते हो। इट शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी इज़। ये बताता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज़ अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो टास्क होता है जीडीपी को मेजर करने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री उसको हैंडल करती है। द ग्राफ बिलो शोज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हैं जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है ग्राफ बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रुपीज़ इन करोर्स हैं 1973 से 1974 तक का और 2013 से 2014 का। ब्लू कलर से प्राइमरी है, चॉकलेटी कलर से सेकेंडरी है और ग्रीन कलर से टर्शरी है। तो प्राइमरी में आप 1973 टू 1974 में आप देख सकते हो कि 1973-1974 में 5 लाख करोड़ का, 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख करोड़ का इसमें दिखाया गया है 1973 से 1974 तक। इसमें आप देख सकते हो कि प्राइमरी और टर्शरी में दोनों में सेम है, लेकिन सेकेंडरी बहुत लेस है। और वहीं 2013 एंड 2014 में हमारा ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली 57 लाख तक जा रहा है, 57 लाख करोड़ तक जा रहा है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर लेस है, सेकेंड लेवल पे आ चुका है, टर्शरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। वहीं फर्स्ट वाले में सेकेंडरी बहुत लेस था, लेकिन इसमें सेकेंडरी ने एक इंक्रीज़ मारा है 2013 से 2014 में। फिर नेक्स्ट आता है इन द ईयर 2013 एंड 14 द टर्शरी सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। जैसा मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उसमें यही एक्सप्लेनेशन है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया था 2013 से 14 तक इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके। द टर्शरी सेक्टर हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब क्यों भैया ये टर्शरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हुआ इंडिया में, उसका भी रीज़न दिया है। सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are considered as basic services. इनको as basic services लिया गया है और necessary है for all people, सारे लोगों के लिए बहुत necessary है। The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage, etc. जब डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का तो वो लीड करेगा डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड या स्टोरेज। विद द राइज इन द इनकम ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। अब जाहिर सी बात है, इंसान की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड्स भी बढ़ेंगी। बाहर खाना मतलब बाहर जाके खाना, टूरिज़्म, बाहर घूमने जाना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होना, प्राइवेट स्कूल्स का अफोर्ड करना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होना, वो सब उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं जब उनकी इनकम बढ़ती है। तो ओवर द पास्ट डिकेड सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। पास्ट डिकेड से सर्टेन न्यू सर्विसेज, नई सर्विसेज आई हैं जो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन पे बेस्ड है।
एंड हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल भी हो गया है। फिर आता है वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर। जो वर्कर्स हैं, हाफ ऑफ द वर्कर्स ऑफ इंडिया, आधे मतलब आधे वर्कर्स, 50% ऑफ द वर्कर्स ऑफ इंडिया वो वर्क करते हैं इन द प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्रीकल्चर। वहीं पे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में दीज सेक्टर्स एम्प्लॉय लेस दैन हाफ द पीपल एज कम्पेयर्ड टू द प्राइमरी सेक्टर। जहाँ 50% प्राइमरी सेक्टर लोगों को लोग उसमें वर्क करते हैं जहाँ प्राइमरी सेक्टर में, वहीं टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में 50% से लेस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्क करते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू ओनली अ क्वार्टर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सिर्फ क्वार्टर 1/4 कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। दी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट। ये 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। अब नेक्स्ट क्या है? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें? Employment can be given to people by identifying, promoting and locating industries and services in semi-rural areas. Employment जो है वो लोगों को दी जा सकती है आइडेंटिफाइंग, प्रमोटिंग, उसको प्रमोट करके, और लोकेटिंग इंडस्ट्रीज से और सर्विसेज से इन सेमी रूरल एरियाज। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। इट कैन बी डन बाय टूरिज़्म, बाहर घूमने जाने से, और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, और न्यू सर्विसेज लाइक IT। अ स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन नोन एज NITI आयोग estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। उन्होंने अश्योर किया है NITI आयोग ने कि 20 लाख जॉब्स लोगों को दी जाएं जो एजुकेशन सेक्टर में होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, विच इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। पहले इसे अनरेगा कहते थे, NREGA कहते थे पहले इसे, बट बाद में इसे महात्मा गांधी जी के नाम से जोड़ दिया गया, इसे कर दिया गया मनरेगा। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लो, ये MCQ में भी आ सकता है कि मनरेगा क्या था, या फिर ये कब हुआ था, ये एक्ट कब लॉन्च हुआ था। ये एक्ट लॉन्च हुआ था 2005 में। इसका पूरा फुल फॉर्म था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत ये था कि जितने भी लोग हैं 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में, जितने भी लोग हैं उनको राइट टू वर्क हो। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, जो लोग काम कर सकते हैं और जिनको तलाश है वर्क की इन रूरल एरियाज़, उनको गारंटी दी जाती है कि 100 दिन का उनको काम दिया जाएगा इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people। अगर वो 100 दिन का काम उनको देने में असफल होती है या फिर उनको कोई काम नहीं मिलता है, फिर भी उनको जो 100 दिन का जो वेजेस थे, 100 दिन के जो वेजेस थे, उन्हें वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आपने वर्क नहीं किया तो इसलिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर उनको गवर्नमेंट वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाई 100 दिन का, या उससे कम दिन का प्रोवाइड किया, तो उनको बाकी के बचे दिन, मतलब मान लो उनको 75 डेज़ का वर्क प्रोवाइड हुआ, बाकी बचे 25 दिन का वर्क प्रोवाइड नहीं हुआ, पर फिर भी उन्हें 100 दिन का वेज दिया जाएगा, और उसे हम लोग एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी कहेंगे। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब डिविजन्स क्या थे इसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के? इट इज़ अ सेक्टर वेयर द
employment terms are fixed and regular and the employees get assured work. ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंसान की नौकरी सेफ होती है और उनको पक्का उनको कोई वर्क मिल जाता है। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर उससे जस्ट उल्टा है, उनकी नौकरी सेफ नहीं होती है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एक और इसका डिफरेंस हो सकता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और रजिस्टर्ड होती है, लेकिन वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट में कंट्रोल में नहीं होती है, वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होती है और वहीं वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, मैंने आपको जैसे बताया कि ये रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशंस, और उनको उनके नियम और कानून फॉलो करने होते हैं, विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब ये नहीं कि बहुत कम वेजेस, इसका मतलब ये है कि एक इंसान से, मान लो किसी एक इंसान से वर्क कराया गया पूरे एक दिन और उसे 20 रुपये दे दिए गए, उसके साथ न्याय तो नहीं हुआ। तो इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहता है कि जितना आपने वर्क किया है, मतलब मान लो मिनिमम वेज है 500 रुपये, तो आपको 500 रुपये से कम पैसे नहीं मिलेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट फॉलोड, ये फॉलो नहीं होते हैं, सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद इन द गवर्नमेंट। ये बहुत कम फॉलो होते हैं, रेयरली फॉलो होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब इज़ रेगुलर एंड हैज़ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब रेगुलर होती है और उसमें फ़िक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, मतलब सुबह के, मान लो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, 1 सेकेंड भी, 1 मिनट भी एक्सटेंड नहीं होता। इफ़ पीपल वर्क मोर दे गेट पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो थोड़ा ज़्यादा वर्क कर देते हैं या फिर ओवरनाइट वर्क होता है जैसे बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा वर्क कर देते हैं तो उनको ज़्यादा पेमेंट भी मिलती है एम्प्लॉयर के द्वारा। जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। जॉब्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो पेड होती हैं, बहुत लेस पेड होती हैं और रेगुलर नहीं होती हैं। को कहते हैं 9 से 12 बजे तक आओ, उनको कभी बुलाया जा सकता है। वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको एन्जॉयमेंट मिलता है, द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर्ड, उनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होता है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से बिना किसी रीज़न के। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर सच एज द पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको वीकली हॉलीडेज़ भी मिलती हैं या फिर उनकी आफ्टर रिटायरमेंट पेमेंट्स भी मिलती हैं, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, उनको छुट्टियां मिलती हैं, उनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज़, लीव ड्यू टू सिकनेस। उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको ओवर टाइम पेमेंट नहीं मिलता है और उनको पेड लीव नहीं मिलती है, कि मतलब आपको ऑफ़र मिल रहा हो, उनको लीव की ऑफ़र नहीं मिलती है, हॉलीडेज़ भी नहीं मिलती हैं और उनको अपने बीमार होने की वजह से भी कोई लीव नहीं दी जाती, उनका पैसा काट लिया जाता है। फिर आता है पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट्स। उनको मतलब मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको मतलब जैसे उनको कोई सिकनेस है, बीमारी है, उससे रिलेटेड उनको छुट्टी मिल जाती है। द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। जो वहाँ के फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, फिर उनको उनकी तबीयत के हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर या फिर सेफ एनवायरनमेंट का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल। जब ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन्स भी मिलती है। देयर आर नो सच फैसिलिटीज़ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना उनको पेंशन मिलती है, ना उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं और ना ही उनके एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाता है।
Example of the organized sector are government employees, registered industrial workers, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के. और एग्जाम्पल्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जैसे कि शॉपकीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क्स, लेबरिंग, रिक्शा पुलिंग. ये सब फिक्स नहीं होते हैं. फिर नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, फार्मर्स और ये सब, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. देयर इज़ अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. हेयर आर फ्यू पॉइंट्स विच विल हेल्प इन डूइंग सो. अब नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं. द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस, रेट एंड वर्किंग आवर्स. गवर्नमेंट उनके मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है और उनके वर्किंग आवर को भी. द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको वो चीप लोन्स भी दे सकती है. गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर्स. गवर्नमेंट उनको चीप या फिर अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर्स. The government can frame new laws which can provide provision for overtime, paid leave, leave due to sickness, etc. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि पेड लीव है या फिर आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन्स हैं, वो सब इसमें भी प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट. ऐसे न्यू लॉ फॉर्म हो सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. फिर आता है सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. अब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस. इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है जैसे कि रेलवेज़ गवर्नमेंट चलाती है. वहीं प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. जैसे कि टाटा अंबानी और ये लोग हैं, उनका खुद का प्राइवेट वर्क है, वो गवर्नमेंट द्वारा हैंडल नहीं हुआ है, वो खुद हैंडल करते हैं उसको, तो इसे हम प्राइवेट सेक्टर में कहेंगे. रेलवेज और पोस्ट ऑफिसेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेलवेज और जो पोस्ट ऑफिस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं. कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज. ये जो उनके मालिक होते हैं उन्हीं के द्वारा हैंडल की जाती है. इसमें कोई गवर्नमेंट के लोग जुड़े नहीं होते हैं. पब्लिक सेक्टर. द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, इट्स मेन एम इज़ पब्लिक वेलफेयर. गवर्नमेंट के इस पब्लिक सेक्टर का ये मेन एम होता है कि वो लोगों की, जो पब्लिक है, उनकी भलाई के लिए काम करें. और वहीं जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स. और ये उनका मोटिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करने का. ये उस तरह का सेक्टर होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, लार्ज नंबर में एक्टिविटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हेयर वी हैव लिस्टेड अ फ्यू ऑफ देम. यहाँ पे कुछ नीचे हैं. गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट. जो सर्विसेज दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको वो एज टैक्सेस, GST, ऐसे वो लोग हमसे ले लेते हैं. गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. उनको काफ़ी स्पेंड भी करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में, ब्रिजेस में, रेलवेज में, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स, etc. ऑल्सो इट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन. और उनको एश्योर भी करना पड़ता है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो सभी तक पहुँचें, सभी पास हों. देयर आर सम एक्टिविटीज़ which the government has to support to encourage the private sector to continue their production of business. कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है या इनकरेज करना होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस.
ताकि अपना बिजनेस और प्रोडक्शन कंटिन्यू रखें। द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। एक सही प्राइस पे गवर्नमेंट जो फार्मर्स होते हैं उनसे व्हीट और राइस खरीदती हैं और उनको बेचती हैं थोड़ी कम प्राइस में टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स, और उनको थोड़े कम प्राइस में बेचती हैं राशन शॉप्स में। इन दिस वे इट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। इस वे में वो फार्मर को भी सपोर्ट करते हैं और कंज्यूमर्स को भी। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, health and education facilities for all are some of the duties of the government। सही से अच्छे से स्कूल चले और क्वालिटी की एजुकेशन मिले, हेल्थ और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, ये सब भी ध्यान रखा एक ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ और अच्छा पानी, ड्रिंकिंग वाटर, housing facilities for the poor, and food and nutrition, taking care of the poorest and most ignored regions of the country। उनको जो सबसे रिफ्यूज़ल कंट्रीज़ होती हैं उनके भी ध्यान रखनी होती है गवर्नमेंट को। अगर आपको मेरी ये वीडियो सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।